गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के 4 उद्देश्य बताइए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूरोपीय संघ जो है वो यूरोप का एक बहुत ही मजबूत और महत्वपूर्ण संगठन है। तो इसके जो गठन के मुख्य उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है शांति स्थापित करने के उद्देश्य से साझी सुरक्षा व विदेश नीति बनाना। दूसरा है व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी का आवागमन। थर्ड, यूरोपीय सदस्य देशों की कृषि और उद्योग धंधे का विकास। और फोर्थ है पर्यावरण सुधार। तो ये सभी उद्देश्य जो हैं ये यूरोपीय संघ के मुख्य उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षेत्रीय संगठनों पर भौगोलिक निकटता का क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था कि क्षेत्रीय संगठन होते क्या हैं। तो क्षेत्रीय संगठन यानी एक ही क्षेत्र के कुछ देश मिलकर एक जो संगठन तैयार करते हैं तो वही क्षेत्रीय संगठन होता है। तो क्षेत्रीय संगठन में भौगोलिक निकटता यानी कि ज़्यादातर वे देश जो होते हैं या तो एक दूसरे के पड़ोसी देश होते हैं या एक ही भौगोलिक परिस्थिति वाले देश होते हैं। तो इस भौगोलिक निकटता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका उत्तर है क्षेत्रीय संगठन मजबूत होता है। तो सबसे पहले जो है अगर भौगोलिक निकटता होगी तो संगठन उतना ही मजबूत होगा। दूसरा है समस्याएं एक समान होती हैं। ठीक है, तो जो एक भौगोलिक परिस्थिति वाले या भौगोलिक निकटता वाले देश जो होते हैं उनकी जनरली क्या होता है कि समस्याएं भी एक समान होती हैं। दूसरा है गरीबी, राष्ट्र निर्माण और आर्थिक पिछड़ापन। तो जनरली जो है ये जो देश हैं उनमें गरीबी या उनमें राष्ट्र निर्माण या आर्थिक पिछड़ापन इस तरह की कुछ कॉमन समस्याएं होती हैं। तो इसीलिए ही शायद वो संगठन भी बनाते हैं ताकि वो साथ मिलकर विकास कर सकें। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है समस्याओं का मिलकर सामना। और भौगोलिक निकटता का एक प्रभाव ये भी पड़ता है कि वो जो संगठन के जो सदस्य राष्ट्र होते हैं वो मिलकर जो भी उस क्षेत्र की मुख्य समस्याएं हैं उसका मिलकर जो है वो सामना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आसियान विजन 2020 की मुख्य क्या बातें हैं, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहिर्मुखी भूमिका को महत्व देना। दूसरा है संवाद और परामर्श की नीति। थर्ड, एशियाई देशों के साथ व्यापार व निवेश पर ध्यान देना। और फोर्थ है क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। तो ये सभी जो हैं आसियान विजन 2020 की कुछ मुख्य बिंदु हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत चीन के मध्य विवाद का वर्णन कीजिए। तो भारत और चीन का विवाद जो है बहुत पहले से जो चला आ रहा है, तो उसी के जो मुख्य पॉइंट्स या मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला है सीमा विवाद। तो चीन ने पाकिस्तान के साथ संधि करके कश्मीर के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया है। तो यही सीमा विवाद जो है वो भारत और चीन के मध्य है। दूसरा है भारत के अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा करना। तो जो हमारा भारत का जो उत्तर पूर्वी भारत का जो भाग है, उत्तर पूर्वी भाग जहाँ पे कि अरुणाचल और ये सभी राज्य हैं, तो यहाँ पर क्या है कि चीन अपना दावा करता है कि ये सब जो है ये चीन का ही हिस्सा है। थर्ड है 1962 का भारत चीन युद्ध लद्दाख व अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करना। तो 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था तो उसके बाद से जो है लद्दाख का कुछ भाग और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग पर जो है वो चीन जो है जबरन अपना दावा जो है वो स्थापित करता है।
नेक्स्ट है 1965 में भारत पाक युद्ध में चीन ने पाकिस्तान की मदद की, और 1965 में भी जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें भी चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी भारत के खिलाफ। तो ये भी जो है भारत और चीन के विवाद का एक मुख्य बिंदु है। और लास्ट है चीन द्वारा भारत के परमाणु परीक्षण का विरोध। तो जैसे कि मतलब हम अपने विकास के लिए या विकास कार्यक्रम के तहत जो भी परमाणु परीक्षण वगैरह करते हैं तो उसका जो चीन है वो विरोध करता है। तो ये भी एक भारत और चीन के मध्य विवाद का मुख्य बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1970 के दशक से विश्व में पर्यावरणीय आंदोलन क्यों हो रहे हैं, और इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1970 के दशक के बाद से विश्व में लगातार पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम, पर्यावरणीय आंदोलन कई चलाए जा रहे हैं या हो रहे हैं। तो इस पर मतलब ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से कि ऐसा किया जा रहा है। तो इसका उत्तर है, सबसे पहला है प्रदूषण, यानी कि प्रदूषण की समस्या भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लगातार बढ़ती जा रही है। तो हर विश्व के हर कोने में मतलब प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, तो इसलिए भी जो है इस तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं। दूसरा है वनों की कटाई। तो विश्व के अनेक भागों में जो है वन धीरे धीरे जो है वो घटते जा रहे हैं, वन संपदा जो है वो सिमटती जा रही है। तो ये भी एक चर्चा का विषय रहता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक असंतुलन या पर्यावरणीय असंतुलन। तो जैसे जो है ये भौतिकवाद बढ़ रहा है, औद्योगिकरण, नगरीकरण बढ़ता जा रहा है और वनों की कटाई हो रही है। तो इससे क्या है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं पर्यावरणीय असंतुलन जो है या प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई प्रजातियां जो हैं वो जंतुओं की नष्ट हो गई हैं, कई प्रजातियां वनस्पति की भी लुप्त हो गई हैं। तो ये सब जो है वाकई एक चिंता का विषय है, जो कि पृथ्वी के अस्तित्व के लिए ही खतरा है। तो नेक्स्ट है संसाधनों का स्वार्थपूर्ण दोहन। तो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे निकलने की होड़ है या फिर पूरे विश्व में विकसित देश के रूप में उभरने की होड़ है या किसी भी तरह की जो ये प्रतिस्पर्धा है देशों के मध्य, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि संसाधनों का जो है स्वार्थपूर्ण दोहन हो रहा है। जो पिछड़े देश हैं वो विकसित देशों की से प्रतिस्पर्धा करके अपने जो पर्यावरणीय संसाधन हैं उनका अत्यधिक जो है वो उनका दोहन कर रहे हैं, जिससे कि कई अनेक प्रकार के जो हैं वो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होते जा रहे हैं। तो ये भी एक जो है सोचने का, चर्चा का विषय है। और नेक्स्ट है विकास परियोजनाओं के दुष्परिणाम। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। जितने भी विकास कार्यक्रम विश्व के अलग अलग देशों में हो रहे हैं, लेकिन उन परियोजनाओं के जो हैं वो विकास के जितनी भी परियोजनाएं, जैसे बांध बनाना हो गया या फिर इसी तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिसमें कि हम प्राकृतिक संसाधनों का विकास करते हैं, पर्यावरणीय संसाधनों को हम उपयोग करते हैं ताकि हम विकास कर सकें। तो इनसे क्या हो रहा है कि इनके कई घातक और दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। तो ये भी जो है ये एक चिंता का और ये सोचने का विषय है। तो इसीलिए जो है 1970 के दशक के बाद से जो है विश्व में कई पर्यावरणीय आंदोलन जो है वो किए जा रहे हैं ताकि पृथ्वी को समय रहते जो है वो बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में बांध विरोधी आंदोलन क्यों आरंभ हो रहे हैं। तो जैसे कि वर्तमान समय में भी कई ऐसे आप सुनने में आया होगा कि जहाँ पे नदी पे बांध बनाने के लिए भी कई लोग विरोध करते हैं और
जैसे आपने सरदार सरोवर डैम का सुना होगा, और ऐसी कई और विश्व में अलग अलग स्थानों पर तो बांध विरोधी जो आंदोलन हैं वो क्यों हो रहे हैं, तो इनका आरंभ क्यों हुआ है। तो इसका उत्तर है सबसे पहला, नदियों तथा वनों को बचाना। तो सबसे पहले क्या है, बांध बनाकर क्या है कि जो नदी का जल है जो उसको जो है अनेक परियोजनाओं के तहत उसका उपयोग किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो चाहे वो जलीय जीव हैं चाहे वो वन्य प्राणी हैं, उनको इससे काफ़ी नुकसान भी पहुंचता है। दूसरा है विस्थापन की समस्या। तो जब भी कभी बांध बनता है और बहुत बड़े क्षेत्र को पानी से जब भर दिया जाता है बांध बनाकर, तो जो वहाँ पे जो ऑलरेडी जो वहाँ पे रह रहे होते हैं तो उनके विस्थापन की समस्या आती है कि उन लोगों को पहले कहीं और जाके विस्थापित किया जाता है। जैसे आपने टिहरी डैम का सुना होगा कि वहाँ से पहले गांव जो थे वो विस्थापित किए गए और फिर वहाँ पे जो है वो डैम बनाया गया। तो ये विस्थापन की समस्या भी उत्पन्न होती है, और विस्थापन जो है वो मानवों का तो हो जाता है, लेकिन वनस्पति और जो वन्य प्राणी हैं उनका विस्थापन जो है वो इतनी आसानी से संभव नहीं है, तो वो सभी जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है उस क्षेत्र के जीव जंतुओं, पशुओं व संस्कृति को बचाना। और जब भी किसी स्थान पर जो है वो बांध बनाया जाता है तो बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो इसके लिए बांध के लिए उसकी आवश्यकता होती है बड़े क्षेत्र की। तो उस क्षेत्र के जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी या वहाँ की जो लोगों की संस्कृति है उसको बचाना जो है वो भी बहुत कठिन होता है। और लास्ट है प्राकृतिक संतुलन के लिए। और बांध विरोधी आंदोलन इसलिए भी किए जा रहे हैं कि इससे क्या है कि बेशक ये है कि कई नई परियोजनाएं शुरू होती हैं, कई विकास कार्यक्रम शुरू होते हैं, लेकिन इससे जो है पर्यावरणीय असंतुलन भी पैदा होता है। तो पर्यावरण में संतुलन बन सके, प्रकृति में संतुलन जो है बरकरार रह सके, इसलिए भी जो है ये बांध विरोधी आंदोलन जो है ये धीरे धीरे विश्वव्यापी हो गए हैं, मतलब पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पर ये किए जाते हैं। अगला प्रश्न है द्विध्रुवीयता का अर्थ लिखिए, या इसको बोलते हैं दो ध्रुवीकरण। ठीक है, तो ये क्या था, इसका अर्थ क्या है और इसका अंत जो है वो कब हुआ। तो उत्तर है इसका कि शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बट गया था। ठीक है, एक तरफ सोवियत संघ और उसके जो मित्र राष्ट्र, और दूसरी तरफ जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके जो मित्र राष्ट्र। तो जो पूरा विश्व है वो दो ध्रुवों में बट गया था, दो महाशक्तियाँ जो थी वो उनमें बट गया था। तो इसी को जो है वो दो ध्रुवीकरण या द्विध्रुवीयता कहा गया। और इसका अंत जो है वो कब हुआ, ये सोवियत संघ के विघटन होने पर जो है वो इस दो ध्रुवीयता का अंत हुआ, जो कि 1991 में कह सकते हैं हम कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो तब जो है इस द्विध्रुवीयता का भी अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर है कि पूर्वी यूरोप के अनेक देशों ने अपनी सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तरह ढाला। तो इसे ही जो है समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहते हैं। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो पूर्वी यूरोप के देश थे उन्होंने अपनी पूरी व्यवस्था और प्रणाली जो थी वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अनुरूप कर ली थी, तो इसीलिए उन्हें जो है वो दूसरी दुनिया कहते हैं। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इसमें तीसरी दुनिया का भी नाम आता है। तो तीसरी दुनिया जो थी वो किन्हें कहा जाता है, वो कहा जाता है गुट निरपेक्ष देशों को, जो किसी भी गुट में शामिल नहीं थे। तो वो जो थे उन्हें गुट निरपेक्ष या तीसरी दुनिया के देश या तीसरी दुनिया कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए।
तो चीनी अर्थव्यवस्था जैसे आज एक विश्व की एक बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था जो है वर्तमान समय में, तो उसके लिए क्या क्या ऐसे कारक थे जो कि उत्तरदायी थे? तो वो है नंबर 1 खुले द्वार की नीति। तो सबसे पहले जो है चीन ने जो है खुले द्वार की नीति यानी कि निवेश के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, तो ये जो इसको खुले द्वार की नीति कहा जाता है, ये मैंने पहले भी अपने आंसर्स में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले जो है चीन ने खुले द्वार की नीति को अपनाया। उसके बाद जो था सेकंड, शॉक थेरेपी की जगह चरणबद्ध अर्थव्यवस्था, स्टेप वाइज जो है वो मतलब अर्थव्यवस्था को मतलब ठीक किया गया, उसको इम्प्रूव किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है 1982 में यानी 1982 में खेती का निजीकरण। नेक्स्ट है विशेष आर्थिक क्षेत्र की व्यवस्था यानी जिसको मैंने कल भी समझाया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाकर उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ही मजबूत किया। उसके बाद है निजी संपत्ति को आंशिक रूप से स्वीकारना। तो निजी संपत्ति जो थी उसको भी उन्होंने आंशिक रूप से अपनी स्वीकृति दी। और जो लास्ट है वो है अर्थव्यवस्था समाजवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ती हुई। तो जो चीनी अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जो है वो बढ़ी है। तो ये सभी जो है वे सभी महत्वपूर्ण कारक हैं जिसकी वजह से कि चीनी अर्थव्यवस्था आज विश्व में एक बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आगे आई है। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी और इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।